आदरणीय रमाकांत जी, मोदी, राजेंद्र शर्मा जी, पुरानी हमारी कांग्रेस उषा और सभी मित्र और नौजवान मित्र, बहुत अच्छी पीठिका राजेंद्र भाई ने बनाई और मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है कि जब हम किन्हीं भी किताबों पर बात करते हैं तो उसको आसपास के संदर्भों कल, आज और कल के बिना बात कर पाए, और ये उन्होंने किया। तो मैं भी कुछ कुछ उसी शैली में बात करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक बात बार बार दोहराई कि किस दिशा में क्या पढ़ने के लिए, क्या सोचने के लिए सत्ताएं आपको प्रेरित कर रही हैं। तो अभी हाल में घटना घटी, गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी शांति पुरस्कार है, वो एक प्रकाशन संस्था है गीता प्रेस गोरखपुर, उसको दिया गया। उसको लेकर विवाद हुआ। उसको विवाद के बहुत से पहलू हैं और निश्चय ये मंच उसका नहीं है कि तमाम पहलुओं में जाया जाए, लेकिन कुल मिलाकर बात ये हुई कि गांधी शांति पुरस्कार जिन मूल्यों के लिए है वो बहुत सीधे सीधे गीता प्रेस की विचारधारा से तो लगभग पुरोगामी है, स्त्रियों को लेकर और जीवन के वर्णाश्रम धर्म को लेकर, भारत की तमाम जो समस्याएं हैं उनको लेकर के उससे जुड़ता नहीं। तो उस समय बड़ी चर्चा हुई कि स्त्रियों के लिए आदर्श स्त्री कैसी हो, इस पर उनकी किताब उसमें काफी जिक्र हुआ। तो मुझे इसी संदर्भ में याद आया कि हम लोग अभी इस साल वेंकट पुरोधा हरिशंकर परसाई जी की शताब्दी मना रहे हैं और उन्होंने एक उनका लेख है, निबंध है, जिसमें उन्होंने श्रवण कुमार की पूरी कथा की बात की। और हम जानते हैं कि श्रवण कुमार को भी हमारे यहाँ बहुत आदर्श और हृदय चरित्र के रूप में रखा जाता है। ऐसा शानदार बेटा जो माँ बाप को कांवड़ में लेकर घूम के तीर्थ यात्रा कराता है। परसाई जी कहते हैं कि ये बहुत ठीक नहीं हुई और इसमें ज्यादा गलती माता पिता की थी, जो अपने युवा पुत्र को जीवन में आगे जाने, अपना संभव जो कुछ कर सकता था करने देने के बजाय उस पर लगे लगे तीर्थ यात्राओं में घूमते थे। तो वो एक संदेश देते हैं कि श्रवण कुमार होकर अतीत को, इतिहास को पीठ पर या कंधे पर लाद कर उसके बोझ से दबे दबे पुराने ही रास्तों, पुरानी ही लीकों पर चलते रहना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं, और इसलिए उस समय आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि परसाई जी की ये बात भी मुझे लगा कि शायद उसका हम जिक्र कर लें तो शायद आज की बात से कहीं वो जुड़ती है। युवा मन से वो क्या चाहते हैं, विश्व साहित्य की चर्चा काफी हद तक राजेंद्र भाई ने की है और उन्होंने बहुत उचित ही पंचतंत्र का और हितोपदेश का हवाला दिया। भारत में दुनिया के हर सभ्यता में साहित्य में बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, युवाओं के लिए साहित्य की पूरी परंपरा रही है और पंचतंत्र को, लेकिन पंचतंत्र की जब बात भी हम करते हैं तो थोड़ा याद कीजिए कि पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र की कहानी क्या है। कि आचार्य विष्णु शर्मा थे, एक राजा था, उसका लड़का था जो बिल्कुल मूर्ख था या किसी तरह से भी ठीक ठाक ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहा था, और तब उसे वो कहानियां सुनाई गई जिनमें वो तमाम पशु पक्षी और दूसरे चरित्र मिलकर उन कहानियों के जरिए जो ज्ञान उपजा, उस ज्ञान ने उस लड़के को किसी लायक बनाया। तो यानी जो साहित्य है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, किशोरों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, वो हमें जीवन में एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए ले जाता है और उसकी शुरुआत बच्चों के साहित्य से ही हो जाती है। बहुत एक अच्छी बात जो कही गई कि हमारे देश में बाद में एक समस्या थोड़ी सी आई। हालांकि मैं यहाँ जिक्र कर दूं कि मैं अपने बचपन को जब याद करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ बिना किसी संकोच के कि वो भव्य था। बच्चों की बहुत सी पत्रिकाएं थी, पराग, नंदन, चंदा मामा के चित्र बहुत याद आते हैं और चंदा मामा में शायद सबसे ज्यादा वेल इलस्ट्रेटेड मैगजीन जो है वो चंदा मामा हुआ करती थी और उसमें एक चरित्र होता था परोपकारी पन्ना लाल।
जो हर बार उसमें आता था कि किसी न किसी तरह से वो किसी न किसी ढंग से ये पूरी की पूरी जो बैताल और उसकी कथा भी सीरीज में चलती थी, पर परोपकारी पन्ना लाल और उनकी चित्र में उनके बालों की एक लट, उनकी जुल्फ ऐसी लहराई हुई होती थी, वो मुझे आज भी याद है। राजा भैया एक पत्रिका होती थी जिसमें अपेक्षाकृत थोड़े बड़े बच्चों के लिए चीजें होती थी। और कॉमिक्स का जिक्र आपने किया तो इंद्रजाल कॉमिक्स था जिसमें बेताल जो फैंटम है मूल रूप से, और जादूगर मैंड्रेक, एक फ्लैश गॉर्डन भी कैरेक्टर होता था। हाँ, तो ये तमाम इस तरह के चरित्र थे और हमें याद है कि हम तो जनाब पागल हुआ करते थे। पराग के उस स्तंभ याद है, आओ मेरी खिड़की में बैठो, एक उसका स्तंभ था, तमाम कहानियां तमाम लोग इसमें होते थे। अब बाद में लेकिन क्या होता है, समस्या ये होती है, जैसे मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूँ, बच्चों का कार्यक्रम भी मैंने देखा है, तो हम बच्चों के कार्यक्रम में ये मान लेते हैं कि हम थोड़े कम अक्ल लोगों से बात कर रहे हैं। अरे बेटा तुमने देखा ना, इधर आओ, ये शैली बच्चे बिल्कुल तुरंत समझ जाते हैं कि मतलब जितना मूर्ख अपने समझ रहे हैं उससे अधिक मूर्ख को आपको समझ लेते हैं। तो क्योंकि बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। सारी अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बड़ी रोचक है। यानी जिसे हम लोग अपने यहाँ कहते हैं पूत पालने में पड़ा, तो होनहार गलबान के हो चीखने पाल, तो वो सारी की सारी चीजें बचपन से आप देख सकते हैं। तो जरूरत इस बात की होती है कि बच्चों के साथ उन्हें बहुत ही कम अक्ल और तुच्छ मान करके जैसा कहा उपदेश के एक धारा ऊपर बरसाते हुए न करके एक दोस्त की तरह, सबसे अच्छा साहित्य दोस्त की तरह होता है। और इसकी तमाम परंपरा है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा अतीत में जाकर ये बात भी करूंगा कि राजपाल एंड सन्स से ऐसे छोटे छोटे उपन्यास बहुत सारे आए, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो का जिक्र हमारे राजेंद्र जी कर गए। तो ऐसे कई उपन्यास थे विश्व साहित्य के जिसके छोटे, जिसे एवरेज वर्शन कहते हैं, वो आते थे। जैसे गुलिवर की यात्राएं जोनाथन स्विफ्ट का, तीन तिरंगे ड्यूमा की थ्री मस्केटियर्स, ए टेल ऑफ टू, इस तरह से टेल ऑफ टू तो खैर नहीं, खजाने की खोज में, इस तरह की कई किताबें आती थी। अब आप में से जिन लोगों ने गुलिवर की यात्राएं पढ़ी हो, मैं यहाँ ये जिक्र करना उचित समझूंगा कि संसार में बाइबल के बाद सबसे अधिक बिकने वाली किताब गुलिवर की यात्राएं, ऐसा एक आंकड़ा था। और गुलिवर की यात्राएं, गुलिवर्स ट्रेवल्स, जोनाथन स्विफ्ट जिसने लिखा था, वो मूल रूप से बहुत ही कठोर किस्म का व्यंग्यकार हुआ करता था। और गुलिवर्स ट्रेवल्स भी एक व्यंग्य कथा है। उसमें जो लिलीपुटियंस हैं 6-6 इंच के लोग, तो वो मनुष्य के नैतिक पौनेपन को दिखा रहा है। और जो उनकी लड़ाइयां होती हैं, और उनकी लड़ाइयां किस बात पर होती हैं कि अंडे को इधर से तोड़ना चाहिए कि उधर से। तो इंग्लैंड और फ्रांस में जो बहुत दिनों तक लड़ाई होती रही, उसका मजाक उड़ा रहा है कि हम मनुष्य कैसी बेकार की बातों पर लड़ते हैं और एक दूसरे के प्राण दे देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्विफ्ट का सबसे पहला श्रोता उसका एक नौकर था। तो वो ऐसी शैली में लिखता था जो कि नौकर को समझ में अच्छी तरह आ जाए। और फिर वो मूल अर्थ में, और मैं ये भी जोड़ दूं कि स्विफ्ट बाद में संसार से इतना निराश हो गया, इतना दुखी हो गया कि उससे आत्महत्या ही कर ली। ये मानते कि संसार में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो एक लगातार आनंद देने वाली किताब के रूप में संसार में और बच्चों के बीच में लोकप्रिय होकर वो, तो देखिए किस तरह से मंतव्य भी यात्राएं करते हैं, मंतव्य भी किस तरह यात्रा करके कहां से कहां पहुंचते हैं। हमारे अपने देश में मुझे लगता है हम जब बात करें, थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए। हिंदी में भी स्थिति पहले बहुत बुरी नहीं थी। मुंशी प्रेमचंद को मुझे लगता है हम याद कर लें, बड़े भाई साहब याद कर लीजिए। उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर विनोद है, उसके अंदर बाल मनोविज्ञान और ईदगाह तो एक क्लासिक है। उसमें खासतौर से याद करिए जो बच्चे जा रहे हैं और वो क्या बातें करते हुए जा रहे हैं, तो उनकी जो बातचीत है वो तमाम चीजें याद की। तो बच्चों को एक दोस्त की तरह देखते हुए, उनके साथ बैठकर वह संवाद करते हुए, वह साहित्य होता है। बांग्ला में इसकी बड़ी अच्छी परंपरा है। उपेंद्र किशोर राय चौधरी नाम के सज्जन थे जो बच्चों की कथा लिखा करते थे। उनके सुपुत्र हुए सुकुमार रे, और
उन्होंने आबोल ताबोल, जिसे लाइमरेट कहते हैं, लाइमरेट कहने से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, तो इस तरह की जो कविता होती है, तो जिसका तो अबोल तबोल और ऐसी तमाम, और फिर एक बच्चों की पत्रिका थी संदेश, और सुकुमार रे के सुपुत्र का नाम आप शायद जानते हो, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने भी बच्चों के लिए लिखा। प्रोफेसर शंकु उनके बड़े प्रसिद्ध चरित्र हैं और उन्होंने ऐसी फिल्में भी बनाई। तो मैं कह रहा है, और मराठी में इसकी परंपरा है, तमिल में परंपरा है, मलयालम में परंपरा है, हिंदी में भी परंपरा है। हरिकृष्ण देव सर, गुलजार भैया हम जानते हैं, मैंने इस तरह के वर्कशॉप जो किए थे। अब मुझे लगता है कि ये सारी भूमिका और कहानी के बाद हम इन किताबों पर आए। ये किताबें किस तरह हमारे सामने आती हैं? बच्चू चाचा के किस्से की भूमिका में रमाकांत जी ने लिखा है कि इसकी प्रेरणा उन्हें अलेक्जेंडर रस्किन की किताब पापा जब बच्चे थे से मिली। वो पढ़ करके ही मैं बहुत देर तक बिलबल रहा रमाकांत जी। कारण ये कि मैंने वो बचपन में पढ़ने को मुझे नहीं मिली थी, शायद 17 साल का लगभग था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था बनारस में तब वो, लेकिन मैं बीमार जरूर था और मुझे कहीं से किसी ने वो किताब ला कर दी। और उसकी कहानी ही ये है कि बच्ची जब उसमें लेखक लिखते हैं कि मेरी बेटी हाल में बीमार हुई, उसे बहुत दिन तक बिस्तर पर लेके रहना पड़ा, वो बहुत दुखी और निराश थी। मुझे लगा उससे हंसाने के लिए, कुछ बात करने के लिए, तो मैंने उससे बताया कि मैं जब बीमार पड़ता था बचपन में क्या क्या होता था। तो बच्ची को बड़ा कुतूहल हुआ कि अच्छा पापा भी छोटे थे, पापा भी बीमार पड़ते थे, पापा के साथ भी ऐसा होता था। और तब वो पूरी एक श्रृंखला बनी कि पापा बच्चे थे तो क्या क्या होता था, पापा ने टिबेट के लिए, पापा गुस्सा हो जाते थे, पापा को लड़कियां चिढ़ाती थी, ऐसे करके पूरी। तो मुझे याद है, तो जब मैंने जैसे ही वो भूमिका में वो वाक्य पढ़ा, तो मुझे उसके बाद में किताब पढ़ते हुए तो 3-4 बातें होती इस किताब के साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये जिक्र हो चुका कि एक हमारा जीवन शैली का जो पूरा अतीत है, वो स्मृतियां, जो सामूहिक स्मृतियां हैं, जैसे कि कैसे पलन होते थे, कैसे खेल होते थे। इसमें एक किस्सा है जो पेड़ पर चढ़ गए, एक जिद करके पेड़ पर चढ़ गए दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चू चाचा के साथ मामला ये कि हमेशा वो अपने मन की करना चाहते थे और जिसको कहते हैं डोमिनेट करना चाहते थे। घर के अंदर भी जितना कर सकते थे, जितना बनता था करते थे, बाहर भी करने की कोशिश करते थे, अक्सर इसमें परेशानी चक्कर में पड़ जाते थे। तो पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ते थे, जाकर के फंस गए और वहां जाकर वो रोने लगे। तो ये जो संग है, शायद हमारे आज के बच्चों को बताए कि बच्चे पेड़ों पर चढ़ा करते थे। हम सब पेड़ों पर चढ़े हैं, हम सब पेड़ों पर चढ़े हैं, फिसले हैं, गिरे हैं, ये सब हुआ है। हमने बंदरों को आमने सामने देखा है। अब जैसे बंदर कभी कभी आ जाता है ना कि कहीं आ गया, तो तमाम तरह के प्राणी हैं ये जो बिल्कुल धीरे धीरे संसार से गायब हो रहे हैं। अभी हाल में G20 में कहा गया कि सारे दिल्ली के कुत्तों को बटोर लिया गया और उन्हें कहीं छुपा दिया गया, और उसके बाद वापस मार तो नहीं दिया गया क्योंकि आज उसको लेकर दिक्कत होती है, पर जब उनको वापस लाया गया तो ये ध्यान नहीं रखा गया था कि कौन सा कुत्ता किस इलाके से ले गए। तो वो पता चला कि पटेल नगर का कुत्ता जाकर के वो मुनीरका में छोड़ा। अब समस्या यह है कि वो कुत्ते नए इलाके में, तो बिल्कुल वो एक अलग अलग किस्सा बन गया, उसकी अलग कहानी बन सकती है कि क्या क्या हुआ। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जो जीवन के ये तमाम सत्य हैं, जैसे उन्होंने बताया कि निवाड़ का पलंग, पलंग में हो जाने वाला छेद, वो छोटी छोटी लकड़ियां और डगालें जिनसे कभी धनुष बन जाता था, और वो फैंटेसीज जो उन्होंने कहा कल्पना होती थी, हम युद्ध कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम छलांग मार रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। ये जो अपार असीम कल्पनाशीलता होती है। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इन चाइल्डहुड, जिसमें वो कहते हैं कि जो शिशु होता है उसका ईश्वर से सीधा नाता है, उसके पास अपने अमर होने का, उसको उसकी पूरी स्मृति होती है, उसकी हर मुस्कान दिव्य मुस्कान होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दुनिया की धूल मिट्टी काली उस पर जमती जाती है और उसका वो जो दैविक भाव है वो कम होता जाता है। तो इसे हम अगर, चूंकि हम लोग उस तरह से धार्मिक रूप में नहीं देखते, लेकिन ये है कि बच्चों के अंदर जो क्षमता हो, और वो क्षमता कहाँ से आती है, कैसे होती है? वो है जिज्ञासा, उत्कंठा, कुतूहल, जानने की इच्छा,
ज्ञानरंजन मुझे याद है कहते थे कि किसी शहर में जाता हूं तो मेरी इच्छा होती है कि इस गली में चला जाऊं, इस गली में चला जाऊं, इस सड़क में चला जाऊं, देखो वहां क्या है। अब आजकल क्या हो गया है, हम लोग ढर्रे के आदी हो गए हैं। एक जीवन का ढर्रा है, उस ढर्रे में चलना, ऐसे करना है। और अब तो ढर्रा ये है, उठे तो मोबाइल और सोए तो मोबाइल, और दिन में बीच बीच में मोबाइल। तो जो आपके पास तमाम चीजें करने का जो विकल्प था, नई नई चीजें सोचने का, करने का, वो समाप्त हो रहा है। बच्चू चाचा ने किससे उस संसार में आपको लौटाती है। ये सही है कि वो किससे ज्यों की तो आज भी दोहराई जा सकती। संसार बदला है, पर बच्चू चाचा उस बदले हुए नाम के साथ से ही मौजूद हैं। हम सब बच्चू चाचा हैं, हम सबके घरों में आने वाले बच्चू चाचा हैं, और उनके किस्से बन रहे हैं। उन किस्सों को दर्ज करने की जरूरत है, उन किस्सों को समझने और पढ़ने और लिखने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात यह है। और जो चच्चा का कुत्ता, एक और जो संग्रह हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सारी कहानियों में कुत्ते हैं, और उन कुत्तों के क्या प्यारे प्यारे नाम हैं। कुंकू फिलोसोफर, भैरवी, ब्लैकी, तो और इन सब की कथाएं हैं। भैरवी को शास्त्रीय संगीत का शौक है, क्योंकि जिनके यहाँ रहती है वो शास्त्रीय गायक, तो वो साथ साथ उनकी सुनगी लगाना चाहती है। कुंकू जो है वो साहब हैं, उनके जो मालिक हैं उनका ख्याल है कि बड़ी नस्ल का, अपने हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से वो बड़ी नस्ल का कुत्ता है, तो उसके लिए सूट सिला दिया जाता है। परसाई जी ने लिखा है एक जगह कि एक कोठी का कुत्ता और बाहर के सड़क के कुत्ते के बीच में क्या रिश्ता होता है। और वो लिखते हैं कि जब वो कोठी का कुत्ता बाहर निकला और बाहर के कुत्तों ने उसको रगेट दिया, तो कुत्ता अपना वर्ग चिंतन कर रहा है। वो कुत्ता तो ये इसमें यहाँ पर कुंकू साहब वर्ग चिंतन करते हैं जब एक बार वो बाहर निकल पड़ते हैं। उसी तरह से इसमें फिलोसोफर है जो क्या सोच रहा है। तो ये जो तमाम, अब आपको पता है जापान में एक सच्ची कथा है, आप लोगों से बहुत लोगों को मालूम होगा। एक आदमी ने कुत्ता पाला, उसके घर कहीं से कुत्ता आ गया, उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई, घर में गंदगी हो गई, मगर फिर धीरे धीरे उस कुत्ते की जगह बन गई। ये प्रोफेसर था, रोज जाकर स्टेशन से कहीं और जाता था और फिर लौट कर आता था। ये कुत्ता रोज उसके लौटने के समय पर वहां पहुंचता था और उसके साथ साथ लौट कर आता था। ऐसा कभी हुआ कि वो प्रोफेसर साहब जब गए हुए थे वही बीमार हुए या हार्ट अटैक हुआ और मर गए और वो नहीं लौटे। वो कुत्ता वर्षों तक उसी समय प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठता था और उसके बाद रात को लौट के आता था। अब वहां उस कुत्ते की एक मूर्ति लगाई गई है और उस पर अनेक फिल्में बन चुकी हैं। और ये भाषा कितनी सार्वभौमिक होती है इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब वो फिल्म एक दिन आ रही थी टेलीविजन पर और मैंने देखा कि मेरी 9 साल की बच्ची जो नातिन है, बेटी की बेटी, उसकी आंखों से बार बार आंसू बह रहे थे जब वो कुत्ते का अंतिम दृश्य आया जहां पर वो बोल रही थी। तो ये जो देखिए साहित्य और संगीत और कलाएं क्या करती हैं, ये प्रश्न को पूछा जाता है। शशांक भाई हमारे मित्र हैं, छतरपुर में हम लोग साथ भी कुछ दिन रहे हैं। वहां मेरे एक स्टेशन डायरेक्टर साहब थे, बोले एक दिन यार राजीव कि तुम्हारा साहित्य किस काम है? जिंदगी में फिजिक्स का कुछ काम है, केमिस्ट्री का काम है, लॉ का काम है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का काम है, साहित्य मेरा पागल हो गया, फलाना ये हो गया, मतलब इस भाषा में बात करते। तो मैंने कहा साहब वो हमारे यहाँ एक श्लोक है कि साहित्य संगीत और कलाएं जो हैं जिसमें नहीं है वो बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। तो साहित्य संगीत और कलाएं आपको इंसान बनाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, ये जो गलत विचार कहे गए हैं, तो ये हमारे जीवन से अगर, और मैं यहाँ 2-3 चीजों का उल्लेख और करना चाहूँगा। रमाकांत जी के पास जो भाषा है उस पर कल चर्चा हुई है, पर उसके लिए अगर मैं उसको एक पद में कहना चाहूँ तो वो प्रसन्न करते हैं। वो तमाम वो बड़ी कहानी, बड़े लोगों की कहानियों में आप देखें अन्याय, अत्याचार, शोषण, षड्यंत्र सब देखते हैं, लेकिन उनकी जो शैली है अंततः वो जीवन के साथ अनुराग थी, लगाव की, आशा थी और भविष्य के बारे में, और कुल मिलाकर के मुस्कुराने, एक मुस्कुराते हुए जीवन की छवि, एक मुस्कुराता हुआ गद्य है। तो ये जो मुस्कुराता हुआ प्रसन्न गद्य है, ये बच्चों के साहित्य में आकर इस तरह से और अधिक मूल्यवान हो उठता है।
क्योंकि बच्चे अगर मुस्कुराएं, बच्चे अगर हंसें, बच्चे अगर गले मिलना सीखें, बच्चे अगर एक दूसरे को प्यार करना सीखें, बच्चे अगर जिंदगी के साथ जुड़ना सीखें, हंसना, बोलना, गाना, नाचना, चित्र बनाना और इंसान की इंसानियत को पहचानना सीखें, तो दुनिया थोड़ी ठीक रहेगी ना। रमाकांत जी के ये किताबें ये काम करती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम आगे भी होगा और बच्चों की ऐसी कहानियाँ, ऐसी किताबें हमें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।